दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन पर सभी गवर्नमेंट जॉब के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके सिलेबस अनुसार जिस प्रकार से एग्ज़ाम्स आता है उसी प्रकार से मैं प्रैक्टिस सेट तैयार करके आप सभी को उपलब्ध करवाता हूँ। और अभी हमने मैंने एमपी पटवारी के 32 प्रैक्टिस सेट डाल दिए हैं। जो तो जिनका एमपी पटवारी का अभी टेस्ट बाकी है वह सभी प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। आज हम माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पढ़ेंगे, क्योंकि मैं एक प्रैक्टिस सेट पहले डाल चुका हूँ। तो जिस प्रकार से आपका माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का पेपर आना है 150 क्वेश्चन का, उसी प्रकार से मैंने चुन चुन के इसमें क्वेश्चन रखे हैं और जो सब्जेक्ट जितने नंबर का आना है उसको उसी प्रकार से सेट किया है। यानी जैसे कि हिंदी है, अपनी हिंदी 10 नंबर की आएगी तो 10 ही नंबर की रखी है, या 5 नंबर की आएगी तो 5 ही नंबर की, इस प्रकार। और जिसका मेन सब्जेक्ट है, जैसे कि जो विज्ञान विषय जिनका मेन सब्जेक्ट है, तो उसकी मैंने 120 क्वेश्चन लिए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का विज्ञान सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको यह प्रैक्टिस सेट पसंद आता है, वीडियो पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है सभी के इसी प्रकार से सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट आप लोगों को उपलब्ध करवाऊंगा। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का एग्जाम्स है वह 2 भाग में आएगा। भाग आ में आएगा 30 नंबर का, जिसमें हमारी सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, थोड़ी सी मैथ है, एक दो क्वेश्चन रीजनिंग के, और वो पेडागोजी, मतलब ये रहेंगे। और बाकी 120 नंबर का हमारा जो मेन सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं भाग आज, जिसमें मैंने पेडालॉजी सबसे पहले रखी है। तो क्वेश्चन नंबर 1, जब बालक स्कूल तथा कॉलेज में दाखिला लेता है तो उसी समय से प्रारंभ हो जाता है, यानी डॉट 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 प्रारंभ हो जाता है। तो जब बालक स्कूल तथा कॉलेज में दाखिला लेता है तो उसी समय से शैक्षणिक निर्देशन प्रारंभ हो जाता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वास एक विद्यार्थी को भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करने की संभावना रखता है? तो यदि मैं अपने प्रयत्न में आवश्यक प्रयास करता हूं तो मैं दिए गए कार्य को करने में सक्षम हूं। तो यह संभावना यह संभावना रखता है। यानी कि कोई बालक है तो वह स्वयं में सोचे कि यदि मैं अपने प्रयास यानी प्रयत्न करूंगा तो अवश्य प्रयास करता हूं, तो मतलब कोई भी काम है उसमें मैं सफल हो जाऊंगा या सक्षम हूं। तो यह मैं यानी एक टाइप का बालक को मोटिवेशन देता है। तो ऑप्शन बी। बाकी ये तीनों आपके गलत हैं। और मैं ये चारों ऑप्शन आपको इसलिए डिटेल में नहीं समझाता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी जाएगी और आपको उससे कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि आप केवल क्वेश्चन और जो आंसर है उसी को सुनेंगे। तो आप जब एग्जाम्स देने जाएंगे तो उसमें आप लोगों को तुरंत याद आ जाएगा जब ये क्वेश्चन पढ़ोगे कि मैंने इसका यह आंसर लगाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, एक वैज्ञानिक संपत्ति पर चर्चा के दौरान एक शिक्षिका ने पाया कि कुछ विद्यार्थियों को उस संपत्ति से संबंधित कुछ भ्रांतियां हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो ऐसी स्थिति में शिक्षिका को विद्यार्थियों को भ्रांतियों के बारे में बात करने दें और वैज्ञानिक तर्क की खोज के अवसर प्रदान करें। यानी कि अगर बच्चों को किसी चीज़ में विज्ञान सब्जेक्ट में कोई भी भ्रांतियां हैं, यानी कि उन्हें लग रहा है कि यह कैसे हो सकता है, तो शिक्षिका को विद्यार्थियों को स्वयं उन भ्रांतियों के बारे में बात करना चाहिए और मतलब उसके बारे में तर्क करने के लिए देना चाहिए, ताकि बच्चे स्वयं सोच सकें कि यह होता है तो कैसे होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, बाल अपराधियों के मुकदमे की सुनवाई हेतु पृथक बाल न्यायालय का प्रावधान
प्रावधान का बाल अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह बाल अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 1960 में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, हमारी अपनी क्षमताओं और दिए गए कार्य की मांगों के अनुसार उस स्थिति में उपयोगी रणनीति की समझ का परोक्ष और प्रत्यक्ष बोध क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान, ऑप्शन सी, अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 6, एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए जो शिक्षार्थियों के बीच डॉट 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 उत्पन्न करती है। तो जो शिक्षार्थियों के बीच जिज्ञासा उत्पन्न करती है, ऑप्शन बी, जिज्ञासा। क्वेश्चन नंबर 7, अभिकथन। अब यह वह क्वेश्चन है, जबकि यह है पेडालॉजी का क्वेश्चन, लेकिन इस जो हमारा माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का टेस्ट होगा उसमें इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले अभिकथन पढ़ते हैं। अभिकथन ए, एक शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को प्रश्नों के उत्तर के बारे में सहज ज्ञान युक्त अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। ये तो हो गया अभिकथन। अब देखते हैं कि इसके बारे में जो तर्क दिया गया है। तर्क, विद्यार्थियों को केवल तभी उत्तर देने का निर्देश दिया जाना चाहिए जब वे सही उत्तर के बारे में पूरी तरह से सुनिश्चित हों। तो अब हमें यह कूट को पढ़ के इसका आंसर देना है। तो इसका जो कथन है वह तो सही है, लेकिन जो तर्क दिया गया है वह गलत है, क्योंकि विद्यार्थियों को केवल तभी उत्तर, ऐसा थोड़ी है कि विद्यार्थी को जब पूरा सही उत्तर आए तभी उससे पूछें कि हाँ तुम उत्तर दो। तो ये तर्क गलत है, बाकी अपना अभिकथन इसका सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है, यानी कि अभिकथन सही है और तर्क गलत है। क्वेश्चन नंबर 8, धार्मिक अल्पसंख्यकों के विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो धार्मिक अल्पसंख्यकों यानी कि अल्पसंख्यकों का मतलब जिनकी कम, जैसे कोई भी धर्म है, जैसे अपने भारत में है तो बुद्ध धर्म है, कम है वह, तो वह भी अल्पसंख्यक है। मुस्लिम धर्म है वह भी अल्पसंख्यक है। तो ऐसे धर्मों को अल्पसंख्यक कहते हैं। तो विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए, यानी कि सभी धर्मों के विद्यार्थी एक ही जगह पढ़ सकें, तो उसके लिए विभिन्न धर्मों के सदस्यों के बीच सद्भाव के उदाहरण प्रस्तुत करें, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षक को बच्चों के मूल्यांकन का विवरण करने अभिभावकों को देना चाहिए, जिससे, यानी कि शिक्षक हैं, बच्चों के मूल्यांकन का विवरण, यानी कि बच्चे कैसा पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसी आदतें सीखे हैं, विवरण करके अभिभावकों को देना चाहिए, यानी कि उनके घर वालों को, माता पिता को बताना चाहिए, जिससे, यानी कि जिससे अभिभावकों अभिभावकों को अपने बच्चों के सीखने क्या और कैसे के बारे में समझ बन सके, यानी कि माता पिता को पता चल सके कि हमारे बच्चे क्या और कैसे सीख रहे हैं, क्या आदतें सीख रहे हैं, इन सभी के बारे में माता पिता को भी, यानी कि अभिभावकों को भी पता चल सके। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, अब फिर से आ गया, सबसे पहले कथन फिर तर्क आए। तो कथन ए, बच्चों को जेंडर उपयुक्त व्यवहार के संकेत शिशावस्था के चरण से ही मिलने शुरू हो जाते हैं, यानी कि जो बच्चे हैं, जेंडर यानी कि स्त्री है या पुरुष है, उपयुक्त व्यवहार के, यानी कि व्यवहार, अगर लड़की है तो उसको अलग तरीके से व्यवहार करना चाहिए, लड़का है तो उसको अलग तरीके से व्यवहार करना चाहिए। व्यवहार के संकेत शेष अवस्था के चरण से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। अब इसके तर्क देखते हैं। तो इसके तर्क हैं, तर्क आर, बचपन में अलगाव व वंचित होने के सामाजिक अनुभव बच्चों में अपूरणीय क्षति कर सकते हैं। बिल्कुल, तो यह तर्क सही है, क्योंकि बचपन में अलगाव व वंचित, जैसे बच्चा कोई गंदी आदत में पड़ गया या वंचित, किसी चीज से वंचित होना के सामाजिक अनुभव से बच्चों में अपूरणीय क्षति कर सकते हैं। तो बिल्कुल यह सही है। तो इसका आंसर अब देखते हैं, ए और आर दोनों सही हैं।
सही तो दोनों हैं, ये भी है और आर भी है, यानी कि अभी कथन भी है और तर्क भी है, लेकिन आर यानी कि तर्क, ए यानी कि कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि कथन ए और आर का कोई संबंध नहीं है, तो यह व्याख्या नहीं करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही तो दोनों हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 11। अब हमारी थोड़ी सी जीके जीएस की भी क्वेश्चन भी शुरू हो गए, क्योंकि अभी हमने पैडालॉजी के 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 11, किस देश के गुआडाला जारा शहर ने को यूनेस्को द्वारा वर्ष 2022 के विश्व पुस्तक राजधानी नामित किया गया है? तो यह किया गया है मैक्सिको को, ऑप्शन डी मैक्सिको को। क्वेश्चन नंबर 12, किस राज्य ने भारत का प्रथम राज्य स्तरीय पक्षी एटलस तैयार किया है? तो यह किया है केरल, केरल राज्य ने, ऑप्शन ए केरल राज्य ने। क्वेश्चन नंबर 13, टेम्पलटन पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया था? तो टेम्पलटन पुरस्कार 2022 फ्रैंक विल जैक को प्रदान किया गया था, ऑप्शन डी फ्रैंक विल जैक को। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रिक्स देशों का बहुपक्षीय बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी भारत के किस राज्य में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय खोलेगा? तो यह खोलेगा गुजरात राज्य में, ऑप्शन सी गुजरात राज्य में। क्वेश्चन नंबर 15, अब हमारी मैथ स्टार्ट हो गई, क्योंकि इसमें मैथ भी ज़्यादा तो नहीं आएगी, लेकिन एक 2 या 3 नंबर की जरूर आएगी, और इसी प्रकार से 1 या 2 नंबर की रीजनिंग भी आएगी। तो एक खोखले बेलनाकार पाइप में धातु का आयतन 572 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर और बाहरी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, पाइप की मोटाई कितनी होगी? तो मैं यहाँ पर आपको इसका आंसर बस दे देता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ हल करके बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी जाएगी, और यह प्रैक्टिस सेट होने की वजह से मैं आपको उतनी अच्छी तरह से समझा भी नहीं पाऊंगा। तो इसका आंसर है 1 सेंटीमीटर होगी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, दो मिश्र धातुओं की, यह भी मैथ का ही क्वेश्चन है, दो मिश्र धातुओं ए तथा बी में जस्ता तथा टिन का अनुपात क्रमशः 5 अनुपाते तथा क्रमशः 5 अनुपाते 2 तथा 3 अनुपाते 4 है। इन मिश्र धातुओं में से ए का 7 किलोग्राम तथा वी का 21 किलोग्राम मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई गई है। तदनुसार इस नई मिश्र धातु में जस्ता तथा टिन का अनुपात कितना हो जाएगा? तो यह हो जाएगा 1:1। अब यह आएगा कैसे? तो जब हम इसको हल करेंगे तब यह आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा, लेकिन अगर मैं आपको यहाँ हल करके समझाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो जाएगी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, यह रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसको रीजनिंग के क्वेश्चन अक्सर बच्चों से बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्प में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। जैसे यहाँ है, पहले तो इसको समझो कि यह पूछ क्या रहा है। जैसे यहाँ है 3, 3 को हम 4 से गुणा करेंगे तो 12 होगा, यानी कि अगर हम 3 को 4 से गुणा करते हैं तो यहाँ आएगा 12। तो 3 से 4 3 को 4 से गुणा किया तो 12 हुआ, 12 को 4 से गुणा किया, यानी कि 4 4 से गुणा करना है। अगर 12 को 4 से गुणा करेंगे तो 12 चौक 48 होगा। तो आप हमें यहाँ समझ में आ गया कि यहाँ भी 4 का गुणा, यहाँ भी 4 का गुणा। तो अब आगे जो लुप्त पद है उसे जानने के लिए हमें 48 में भी 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो जब हम 48 में 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 192। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 192।
चलिए, तो हमारे दो या तीन क्वेश्चन मैथ के भी कंप्लीट हुए और एक क्वेश्चन रीजनिंग का भी कंप्लीट हुआ, क्योंकि हमारा जो माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का टेस्ट होगा उसमें इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, एक या दो क्वेश्चन। और जैसे कि आगे हमारी हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, यानी कि 30 नंबर में वो वो 30 नंबर का देंगे, तो इसमें वह सभी थोड़े थोड़े सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन डाल के कंप्लीट कर देंगे। तो आगे और भी मैं प्रैक्टिस सेट आप लोगों को प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाऊंगा। तो उसमें आप चाहते हैं कि मैथ में रखूं या इसको हटा दूं या इंग्लिश को भी हटा दूं, तो आप कमेंट्स कर दें। और जहां तक मेरा विचार है तो मैथ और इंग्लिश को आप अलग ही से कंप्लीट करें, और अगर ना भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 5 नंबर की इंग्लिश आएगी और 2 या 3 नंबर की मैथ आएगी और एक एक या 2 नंबर की आपकी रीजनिंग आएगी। लेकिन मैंने आज इसमें मैथ इंग्लिश सभी सब्जेक्ट इसलिए शामिल किए हैं क्योंकि आज आपको लोगों को पूरी तरह समझ में आ जाए कि हमारा एग्जाम्स बिल्कुल इसी प्रकार से आएगा। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 17 जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन था वह भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 18, तो सबसे पहले निर्देश पढ़ते हैं, यहां से हमारी हिंदी स्टार्ट हो गई। तो प्रश्न संख्या 18 से 21 नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो इसी प्रकार से हमारे एग्जाम्स में भी ये गद्यांश आएगा, तो उसको पढ़ने के बाद यानी कि 18 से 21 चार क्वेश्चन होंगे, तो चार क्वेश्चन का आंसर आपको उस गद्यांश को पढ़कर देना पड़ेगा। तो आप चाहें तो आज तो मैं इसे पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि अगर मैं प्रतिदिन इसको पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबी जाएगी। फिर भी आप चाहते हैं कि मैं पढ़ के सुनाऊं, तो आप कमेंट्स कर दें। और आप लोगों को इस चैनल पर प्रतिदिन ऐसे ही माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 के, जिस प्रकार से मैंने एमपी पटवारी के प्रैक्टिस सेट आप लोगों को उपलब्ध करवाए थे, इसी प्रकार से माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 के भी प्रतिदिन एक नया प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें, जिससे मेरा कोई भी प्रैक्टिस सेट माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का कोई भी प्रैक्टिस सेट आपसे छूट ना सके और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसे तुरंत देख सकें। तो चलिए, सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद इसके जो प्रश्न है उनका आंसर देते हैं। तो एक समुदाय के सदस्य जो दूसरे समुदाय और उनके धर्म का विरोध करते हैं उन्हें सांप्रदायिक कहा जा सकता है। सांप्रदायिक विचारधारा यह बताती है कि समाज धार्मिक समुदायों में बटा हुआ है, जिनके स्वार्थ एक दूसरे के प्रतिफल और कभी-कभी उनमें आपस में विरोध भी होता है। एक विरोध किसी विशेष समुदाय पर झूठे आरोप लगाना या जानबूझकर उन्हें अपमानित करना, इससे भी अधिक यह विरोध निर्बल व्यक्तियों की दुकानों एवं घरों को आग लगा देना, उनकी स्त्रियों को अपमानित करना और व्यक्तियों को जान से मार देने तक का रौद्र रूप धारण कर सकता है। सांप्रदायवाद एक प्रकार से धार्मिक अंधभक्ति है। यह धर्म, भाषा और जाति पर आधारित होती है और देश के हितों की अपेक्षा करके सांप्रदायिक हितों को बढ़ावा देती है। भारत में विभिन्न राजनीतिक पार्टियां सांप्रदायवाद को बढ़ावा दे रही हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी अपने अलग-अलग संगठन बना रहे हैं। इसके अलावा प्रायः सभी राजनीतिक पार्टियां धर्म के नाम पर अपने-अपने प्रत्याशियों को खड़ा करके वोट मांग रही हैं। तो अगर एक हिसाब से अभी की जो वर्तमान स्थिति चल रही है, उसके हिसाब से यह गद्यांश बिल्कुल सटीक है। अगर इसको इसको देखा जाए तो अच्छी तरह पढ़ के और समझा जाए तो जो वर्तमान में भारत की स्थिति चल रही है उसके अनुसार यह गद्यांश बिल्कुल अच्छा है। और आप वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह पूरे को पढ़ सकते हैं, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर दें। तो चलिए, अब इसके क्वेश्चनों के आंसर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18, उपरोक्त गद्यांश का मूल भाव क्या है? तो जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि इसमें धार्मिक संप्रदायवाद की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संप्रदायवाद की अवधारणा प्रस्तुत करना।
यानी कि इस गद्यांश में धार्मिक संप्रदायवाद की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया है और वास्तव में जो अभी भारत में चल रहा है उसके लिए यह गद्यांश बिल्कुल सटीक है। क्वेश्चन नंबर 19, मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों अथवा चर्चों में दी जाने वाली शिक्षा संप्रदायवाद को बढ़ावा देती है यदि यदि उसमें अन्य धर्म की खामियों और अपने धर्म की खूबियों के बारे में वर्णन किया जाए। यानी कि जो मंदिर हैं, मस्जिद हैं और गुरुद्वारे हैं और चर्च हैं, इनमें जैसे पादरी होते हैं, पुजारी होते हैं या कोई भी होते हैं जो वहाँ रहते हैं, अगर वह व्यक्ति यह करते हैं कि अपने धर्म की अच्छाइयाँ बताते हों, अन्य धर्म की बुराइयाँ बताते हैं, तो जो उन्हें सुनने वाले हैं, तो उनके अंदर एक अलग रोध, क्रोध, संप्रदायवाद पैदा होता है, जिससे और ज़्यादा संप्रदायवाद की भावना उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर होगा बढ़ावा देती है, तो इसका आंसर होगा उसमें मतलब कि अपने धर्म की अच्छाई करना और दूसरे धर्म की बुराई करना, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, एक समुदाय का दूसरे समुदाय के धर्म का विरोध विरोध क्या क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है सांप्रदायिकता। ऑप्शन सी, सांप्रदायिकता यानी कि एक धर्म का, यानी जैसे कोई हिंदू है तो वह मुस्लिम का विरोध करता है, जो मुस्लिम है तो वह हिंदू का विरोध करता है, या कोई हिंदू है तो वह ईसाई का विरोध करता है, कोई ईसाई है तो वह हिंदू का विरोध करता है, तो यह सब सांप्रदायिकता कहलाता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने में अहम योगदान किसका है? तो भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने में अहम योगदान है राजनीतिक पार्टियों का। ऑप्शन सी। जैसा कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया भी था कि जो ये गद्यांश है यह भारत की वर्तमान स्थिति पर बिल्कुल सटीक है, और जैसा कि यहाँ प्रश्न भी आ गया कि भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने में अहम योगदान किसका है, तो यह राजनीतिक पार्टियों का है, क्योंकि जो नेता होते हैं, मैं किसी विशेष पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वह धर्म के नाम पर तुम ये करो, तुम वो करो, कहीं ये हो गया, कहीं वो हो गया, तो लोगों को लड़ाते हैं लेकिन खुद नहीं लड़ते, खुद दूर रहते हैं। तो राजनीतिक पार्टियों का इसमें सबसे ज्यादा योगदान होता है। चलिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 है। तो अभी जो हमारे 4 क्वेश्चन थे, यानी कि 18 से 21 तक, यह तो थे गद्यांश पर आधारित। अब यह जो क्वेश्चन आए हैं यह हिंदी व्याकरण से लिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22, बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझते हैं? तो बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ है, यानी कि बहुत सारे बच्चे बैठे हैं अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, यानी कि बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में। तो इसमें हिंदी पाठों में आए चिड़िया पुस्तक कुआं को आपकी भाषा में क्या कहते हैं बताइए। तो यह गतिविधि सबसे सबसे उचित होती है। ऑप्शन डी। यानी कि जैसे कोई बच्चा है तो वो जैसे कि कोई बच्चा है वह बुंदेलखंड में से आया तो उसको बुंदेलखंडी भाषा आती है, तो उससे अपनी बुंदेलखंडी भाषा में बोलने के लिए हिंदी पाठों में आए चिड़िया पुस्तक कुआं को आपकी भाषा, यानी कि जैसे कोई बुंदेलखंड का बच्चा है तो बुंदेलखंडी भाषा में बताइए, तो यह सर्वाधिक उचित है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो उसने मुझे पास आने के लिए कहा, यह वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए, वाक्य यह उसने उसने मुझे मुझे से पास आने के लिए, तो यह तो स्पष्ट ही दिख रहा है गलत है। उसने मुझे पास आने को कहा, यह भी गलत है। उसने मेरे को पास आने के लिए कहा, तो आप किसी को बुलाते हैं तो ये तो बोलते नहीं है कि उसने मेरे को पास आने को कहा, आप कहेंगे उसने मुझे पास आने के लिए कहा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, उसने मुझे पास आने के लिए कहा। बाकी आपके ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 24, संध्या यानी कि शाम, संध्या और रात्रि या रात्रि यानी कि रात के बीच का समय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द, यानी कि ना तो शाम हो और ना रात हो, तो जो उसके बीच का समय है उसके लिए एक शब्द देना है।
तो उसे गोधूली कहते हैं। यानी कि जैसे शाम को 6 बज गए और रात ना तो रात हुई है कि आप सो जाएं 9 या 10 या 11 बज गई, तो ना तो रात है ना शाम है, तो इस समय को हम गोधूली कहते हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? यानी कि भाषा शिक्षण यानी कि भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? तो वह है प्रश्नों के उत्तर लिखना। क्योंकि आप जैसे किसी प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं तो उससे आप कोई भाषा थोड़ी ना सीखेंगे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। बाकी परिचर्चा करना यह भी है, संवाद अदायगी यह भी है, और घटना वर्णन करना यह भी सभी भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त उत्तम यानी कि प्रभावशाली है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अब हमारी हिंदी भी समाप्त हुई। अब देखते हैं जो हमारी 5 नंबर की इंग्लिश आनी है उसको देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो सबसे पहले इंग्लिश को समझने के लिए तो आपको अगर इंग्लिश पढ़ने के बाद उसका हिंदी में अर्थ निकालना आ गया तो आप समझिए कि इंग्लिश के आपसे सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। बस बात यह है कि आपको इंग्लिश पढ़ने के बाद उसका हिंदी में अर्थ निकालना आना चाहिए। तो जैसे कि इसका है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के भाषण के भाग को पहचानें। चलिए, तो जैसे यह है भाषण, दी बीजेपी हैज ब्रिलियंटली cited military operations to score points in domestic politics। तो पहले तो आप इसका अर्थ समझिए, उसी के बाद आपको इस समझ में आएगा कि यह कहना क्या चाहता है। तो यह भाजपा ने गोल करने के लिए खुलेआम सैन्य कार्रवाइयों का हवाला दिया। तो इसमें अपन को यह बताना है कि कौन से शब्द में भाषण के भाग को पहचाने, यानी कि भाषण का जो भाग है यानी कि यह जो अंडरलाइन दिया गया है यह क्या है, एडवर्ब है, सॉरी नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तो यह एक एडवर्ब शब्द है। ऑप्शन डी, एडवर्ब शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, चूज दी वर्ड दैट मीन्स दी सेम और इज मोस्ट सिमिलर टू दी गिवन वर्ड। यानी कि उस शब्द का चयन करें जिसका अर्थ समान या सबसे अधिक समान है। यानी कि यहाँ जो नीचे क्वेश्चन दिया गया होगा वहां पर एक ऐसा शब्द चुनना है जो वह जो नीचे दिया गया होगा, जैसे कि यहाँ दिया गया है, ये है इनसेंट। तो इसका कोई ऐसा शब्द चुनना है कि जो समान हो या सबसे अधिक समान हो। तो इसका इनसेंट का अर्थ होता है कि लगातार, इसका अर्थ होता है लगातार। तो लगातार और किसका अर्थ होता है, तो यानी कि लगातार, तो लगातार का अर्थ होता है कंटिन्यू, यानी कि लगातार या जारी रखना एक ही है। तो इनसेंट और कंटिन्यू समान या सबसे अधिक समान है। तो जैसे कि लगातार का इनसेंट का अर्थ होता है लगातार और कंटिन्यू का अर्थ होता है जारी रखना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। सॉरी, तो इसका अर्थ होगा ऑप्शन डी, सॉरी आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, चूज द करेक्ट मीन्स ऑफ द इडियम्स फिरास अंडरलाइन दी सेंटेंस। यानी कि जो अंडरलाइन में सेंटेंस दिया गया है यानी कि वाक्य में रेखांकित मुहावरे वाक्य का सही अर्थ चुनिए। यानी कि यहाँ पर ये जो मुहावरा दिया गया है इसका हमें सही अर्थ चुनना है। तो आई स्टीयर्ड दी हॉर्नेस नेस्ट वाई हॉनेस्ट स्टेटमेंट। यानी कि पहले तो इसका आप अर्थ समझे कि इसका अर्थ होता क्या है।
तो इसका अर्थ होता है मैंने अपने ईमानदार बयान से हॉर्नेट के घोंसले को हिला दिया। यह तो हुआ मुहावरा। अब इसका हमें सही अर्थ चुनना है। तो इसका सही अर्थ होगा ऑप्शन ए, कॉस्ड एंगर इन मैनी पीपल, यानी कि कई लोगों में क्रोध का कारण बनता है। ऑप्शन ए, यानी कि अगर कोई कोई जैसे कोई मान के चलिए कि कोई बहुत ज्यादा बयानबाजी करता है तो उससे लोगों लोगों में गुस्सा भी आ सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। बाकी मैं आपको सभी डिस्कस करके नहीं बता रहा हूं ताकि समय आप लोगों का ज्यादा बर्बाद ना हो। क्वेश्चन नंबर 29, choose the correct one word substitution for the given phrase। तो इसका अर्थ होगा दिए गए वाक्य के लिए सही एक शब्द प्रतिस्थापन चुने चुने। यानी कि जो यहाँ ये नीचे शब्द दिया गया है ना, तो इसको जिस प्रकार से हिंदी में प्रतिस्थापन आता है ना, उसी प्रकार से हमें इसको भी करना है, प्रतिस्थापन चुने। तो सबसे पहले यह जो शब्द है इसको पढ़ते हैं। A person who renounces the world and lives a life of self discipline। तो इसका हिंदी अर्थ होगा एक व्यक्ति जो दुनिया को त्याग देता है और जीवन जीता है, यानी कि उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता है, त्याग देता है और आत्म सुशासन जीवन जीता है। यानी कि जैसे कोई व्यक्ति है तो वह उसे दुनिया से मतलब, तो आप लोग जब मैं इसका हिंदी में अर्थ समझाऊंगा तो आप लोग आसानी से इसको समझ जाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति है तो उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है और अपने आत्मशासन से जीवन जीता है, तो वह होता है तपस्वी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एससेटिक, यानी कि तपस्वी। ऑप्शन सी। मैंने आपको जैसे कि बताया था कि आप लोग अगर आप लोगों से इंग्लिश पढ़ते बन गई और उसका हिंदी में अनुवाद करते बन गया तो आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 और इंग्लिश का अंतिम प्रश्न। चेंज दिस गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच फॉर चूज द करेक्ट आंसर, यानी कि दिए गए वाक्य को अप्रत्यक्ष वाक्य में बदलिए और सही उत्तर चुनिए। यानी कि जो यहाँ ये वाक्य दिया गया है इसको अप्रत्यक्ष वाक्य में बदलना है और सही उत्तर देना है। तो राहुल सेड आई विल डू इट नाउ और नेवर। तो इसका अर्थ होगा राहुल ने कहा मैं इसे अभी करूंगा या कभी नहीं करूंगा। तो इसको जब इसको अप्रत्यक्ष वाक्य में बदलेंगे तो इसका अर्थ होगा राहुल, ऑप्शन ए, राहुल सेड दैट दी वुड डू इट थेन और नेवर, यानी कि राहुल ने कहा कि वह इसे तब करेगा या कभी नहीं करेगा। तो यह वाक्य अप्रत्यक्ष वाक्य में बदल गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इस प्रकार हमने सभी सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन यानी कि भाग आ कंप्लीट किया। अब देखते हैं हमारा जो भाग बा है जिसके 120 क्वेश्चन आने हैं। भाग बा है जिसके 120, जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हैं। अब हमारा भाग बा स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि कोई अगर बायोलॉजी से है तो उसको बायोलॉजी से संबंधित 120 क्वेश्चन आएंगे। जो आर्ड लिए था इंटर में तो उसको आर्ट से संबंधित विषय से संबंधित 120 क्वेश्चन आएंगे। तो हमने जो आज की यह वीडियो ली है यह बायोलॉजी सब्जेक्ट से ली है। तो इसमें बायोलॉजी में फिजिक्स, केमिस्ट्री और
जो जंतु विज्ञान है, सभी के क्वेश्चन मिक्स करके मैंने लिए हैं, क्योंकि आपके एग्जाम्स में इसी प्रकार से मिक्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए अब इसके हम 120 क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से 30 और 120 मिला के हमारे टोटल कंप्लीट 150 क्वेश्चन होंगे। चलिए तो भाग बा में क्वेश्चन नंबर पहला यानी कि क्वेश्चन नंबर 21, 30 तक हमारा भाग आ कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 21, हमारी सौर प्रणाली का निकटतम तारा निम्न है। तो हमारी सौर प्रणाली का निकटतम तारा है अल्फा सेंचुरी, ऑप्शन बी अल्फा सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 32, विभवांतर के मापन के लिए प्रयुक्त वाली डिवाइस निम्न के रूप में जानी जाती है। तो यह जानी जाती है वोल्ट मीटर के रूप में, ऑप्शन वी वोल्ट मीटर के रूप में। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किस एक रक्त वाहिका में केवल वी ऑक्सीजनित रुधिर होता है? तो फुफ्फुस धमनी में बी ऑक्सीजनित रुधिर होता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34, नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता के कारण ऑक्सीजन की तुलना में अधिक है। तो वह है आधे भरे पी ऑर्बिटल्स की अतिरिक्त स्थिरता, ऑप्शन ए आधे भरे पी ऑर्बिटल्स की अतिरिक्त स्थिरता। क्वेश्चन नंबर 35, यौन प्रजनन के दौरान जब दो व्यक्तियों की शुक्राणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो वह बनाती हैं युग्मनज, ऑप्शन ए युग्मनज। क्वेश्चन नंबर 36, यदि कोई पिंड रूपांतरित गति से एक सीधी रेखा में गति करता है तो इस गति को कहा जाएगा? तो इस गति को कहा जाएगा सरल रेखीय गति, ऑप्शन ए सरल रेखीय गति। क्वेश्चन नंबर 37, जब रात को आकाश में तारे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है तो इसे ... कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है अमावस्या, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न उल्लेखित फसलों में से कौन सी फसलें खरीफ की फसलें हैं? तो खरीफ यानी कि जो बारिश के मौसम में, रबी की फसलें जो हमारी ठंडियों में बोई जाती हैं अक्टूबर और नवंबर के बीच, और खरीफ की फसलें जो जून और जुलाई में बोई जाती हैं बारिश के समय, तो वह है धान एवं मूंगफली, ऑप्शन सी। यहाँ आप सी कर लेना, यहाँ थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। तो ऑप्शन सी धान एवं मूंगफली। क्वेश्चन नंबर 39, जीन क्रिया के नियमन का सबसे अधिक स्वीकार्य लाभ चुनें। तो जीन क्रिया के नियमन का सबसे अधिक स्वीकार्य लाभ है सिर्फ अपने चयापचय को पर्यावरण परिवर्तन हेतु समायोजित करने के लिए कोशिकाओं को सक्षम करता है। बिल्कुल, सिर्फ विकास और विभेदन में भूमिका निभाता है जिसके कारण संरचना विकास होता है। बिल्कुल सही। सिर्फ प्रोटीन संश्लेषण बंद कर दिया जाता है जब आवश्यक नहीं होता है। बिल्कुल सही यह भी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 40, मैं आपको सभी इसलिए नहीं डिटेल में समझाता हूं क्योंकि इसी प्रकार समझाने में तो वीडियो बहुत लंबी जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो समान जनक कोशिकाओं की संतति कोशिकाएं समरूपी नहीं होती हैं, यह कथन असत्य है क्योंकि समान जनक कोशिकाओं की संतति कोशिकाएं समान समरूपी होती हैं, लेकिन यहाँ दिया है समरूपी नहीं होती हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सी धातु में खुले में रखने पर तुरंत आग लग जाती है? तो सोडियम और पोटेशियम को अगर हम खुले में रख दें तो वह हवा से विक्रिया करके तुरंत आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इनको मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है? तो श्वेत रक्त कोशिकाओं की तुलना सैनिकों से
की जा सकती है, क्योंकि श्वेत रक्त कणिकाएं हमारे शरीर में रोगों से लड़ती हैं, जिससे हमारा शरीर बीमार नहीं होता है। इसलिए इनकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 41, किसी वस्तु के आकार का समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के आकार से अनुपात होता है, तो वह होता है 1:1। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 44, माइटोकॉन्ड्रिया एवं प्लास्टिड को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग क्यों कहते हैं? ये उनके कुछ प्रोटीनों को संश्लेषित कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें डीएनए, आरएनए, राइबोसोम और एंजाइम होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है, तो वह जोड़ता है कांड्रा, ऑप्शन वी। मांसपेशियों को अस्थियों से कांड्रा जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 46, रेशम तंतु डॉट 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 से प्राप्त किए जाते हैं, तो रेशम तंतु कोकीन से प्राप्त किए जाते हैं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 47, एक निश्चित तापमान पर वायु का दाब डॉट 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 के अनुपातिक होता है, तो यह होता है घनत्व के अनुपातिक, ऑप्शन सी, घनत्व के अनुपातिक। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न तत्व में से कौन सा एक अपचायक कारक नहीं है? तो क्लोरीन एक अपचायक कारक तत्व नहीं है, ऑप्शन ए। सॉरी, यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो इसको आप सही कर लेना। ऑप्शन ए, क्लोरीन अपचायक कारक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49, डिजिटल माध्यमों को डॉट 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 भी कहा जाता है, तो डिजिटल माध्यमों को तृतीय माध्यम भी कहा जाता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने अनुवांशिकता का सिद्धांत दिया था? तो यह तो सभी को पता होगा और यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसको आप वेरी मोस्ट लगा लेना, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो यह वैज्ञानिक अनुवांशिकता का सिद्धांत मेंडल ने दिया था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 51, परमाणु ऊर्जा संयंत्र को निर्मुक्त करके वायु को प्रदूषित करता है, तो वह करता है रेडियो सक्रिय विकिरण, ऑप्शन सी, रेडियो सक्रिय विकिरण। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन सा ऊतक युग्म संवहनी मंडल का गठन करता है? तो यह करता है जाइलम और फिलोयम, ऑप्शन ए, यानी कि जाइलम और फिलोयम ऊतक युग्म संवहनी मंडल का गठन करता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से प्रति अम्ल के संगठक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है सोडियम कार्बोनेट का, ऑप्शन डी, सोडियम कार्बोनेट का। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो वस्तु का भार ध्रुवों पर न्यूनतम और विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, यह कथन गलत है, ऑप्शन ए, क्योंकि वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, इसलिए यह कथन गलत है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 55, जब इलेक्ट्रोड को पानी में रखा जाता है तथा उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो ऑक्सीजन के बुलबुले समीप निर्मित होते हैं, तो यह होते हैं धनात्मक सिरे पर, ऑप्शन सी, बुलबुले धनात्मक सिरे पर निर्मित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, चूना पत्थर को गर्म करने पर डॉट 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 प्राप्त होता है, तो चूने पत्थर को गर्म करने पर अनबुझा चूना प्राप्त होता है, ऑप्शन डी, अनबुझा चूना प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 57, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, तो वह धीमा तथा डॉट 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 हो जाता है, तो वह नॉर्मल की ओर झुकता है, ऑप्शन सी, नॉर्मल की ओर झुकता है। क्वेश्चन नंबर 58, आधुनिक आवर्त सारणी में सॉरी आधुनिक आवर्त सारणी में, थोड़ी पानी पी लूं मैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी जाएगी ये।
आपसे अनुरोध है कि वीडियो पूरी देखें, क्योंकि मैंने इसमें चुनिंदा चुनिंदा क्वेश्चन लिए हैं और इसी प्रकार से मैं प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट आप लोगों को उपलब्ध करवाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्वों अपनी वहतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले को छोड़कर अन्य सभी को क्या कहा जाता है? तो अन्य सभी को कहा जाता है निष्क्रिय गैस हैं। ऑप्शन बी निष्क्रिय गैस हैं। क्वेश्चन नंबर 59 डॉट 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 समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं। तो ऑर्थोपोडा समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं। ऑप्शन डी ऑर्थोपोडा। क्वेश्चन नंबर 60 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल शिस्तर होने पर उनके बीच की दूरी घट जाती है। यह तो भैया असत्य है, तो इसको असत्य लगा देते हैं। दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ने पर उनके बीच दूरी घट जाती है, यह सत्य है। दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल घटने पर उनके बीच की दूरी घट जाती है, यह भी असत्य है। दो वस्तुओं का द्रव्यमान 2 गुना किए जाने पर उनके बीच लगने वाला बल 4 गुना बढ़ जाता है, यह भी सत्य है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी और डी दोनों। ऑप्शन बी और डी दोनों। क्वेश्चन नंबर 61 उन जीवीय कारकों की पहचान करें जो खाद्य सामग्री को भंडारण के दौरान क्षति पहुंचाते हैं, यानी कि खराब कर देते हैं। तो वह है सिर्फ कीट, कृमि, जीवाणु, खमीर और फफूंद। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 62 वर्ण लेखिकी का उपयोग करते हुए निम्नलिखित मिश्रणों में से अपने घटकों में पृथक किया जा सकता है। तो वह किया जा सकता है औषधियां सम्मिलित रक्त नमूना। ऑप्शन डी औषधि सम्मिलित रक्त नमूना। क्वेश्चन नंबर 63 धारा की इकाई निम्न होती है। तो धारा की इकाई एम्पियर होती है। ऑप्शन ए। पढ़ाने के लिए तो मैं भी बहुत स्पीड में आपको रामायण की तरह पढ़ा के चला जाऊंगा, लेकिन उससे क्या फायदा होगा, आप लोगों को अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि वीडियो लंबी बेशक जाएगी, लेकिन आप यहाँ से बहुत ही ज्ञान प्राप्त करके जाएंगे, जो आपकी माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 में बहुत ही फायदेमंद होगा। क्वेश्चन नंबर 64 मानव देह में वह कोशिका जो अमीबा के आकार की है। तो वह है श्वेत रक्त कोशिका। ऑप्शन सी श्वेत रक्त कोशिका। क्वेश्चन नंबर 65 माह के 15वें दिन चंद्रमा अदृश्य होता है, इस दिन को निम्न रूप में जाना जाता है। तो इस दिन को जाना जाता है अमावस्या दिवस, यानी कि न्यू मून डे। ऑप्शन वी न्यू मून डे। क्वेश्चन नंबर 66 एक निकाय विश्रामावस्था में कहलाएगा यदि वह समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 67 जाइलम एवं फ्लोएम डॉट 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 हैं। तो जाइलम एवं फ्लोएम चालन ऊतक हैं। ऑप्शन डी चालन ऊतक हैं। क्वेश्चन नंबर 68 बहु मूर्तिदर्शी इस अवधारणा पर आधारित होता है। तो बहुमूर्तिदर्शी बहुलित परावर्तन पर आधारित होता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 69 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वर्ष डॉट 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 में अधिनियमित किया गया था। तो यह किया गया था 1972 में। ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 70 जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान अर्थात डॉट 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 है। तो यह है मीटर प्रति सेकंड 2। ऑप्शन सी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिख लेना, क्योंकि टाइपिंग में यह नहीं लिख पाता है। तो मीटर स्क्वायर में मीटर प्रति सेकंड, आप यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, सेकंड स्क्वायर आपको करना है, मीटर सेकंड स्क्वायर।
क्वेश्चन नंबर 70, कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान डॉट 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 है, तो वह है 44 यू, ऑप्शन सी 44 यू। क्वेश्चन नंबर 73, यौगिक जो रोगजनक जीवाणु के विकास को नष्ट या अवरुद्ध करते हैं डॉट 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 कहलाते हैं, तो वह कहलाते हैं प्रतिजैविक, ऑप्शन सी प्रतिजैविक। क्वेश्चन नंबर 74, उस कच्चे माल का नाम बताइए जो पशुओं की कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है, तो वह है भोजन, ऑप्शन ए भोजन। क्वेश्चन नंबर 75, प्रत्येक रंध्री छिद्र निम्न के द्वारा रक्षित होता है, तो वह होता है रक्षक कोशिकाओं के द्वारा, ऑप्शन डी रक्षक कोशिकाओं के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 76, पादप कोशिकाओं में अंतर कोशिका संयोजन कहलाते हैं, तो वह कहलाते हैं जीव द्रव तंतु, ऑप्शन बी जीव द्रव तंतु। क्वेश्चन नंबर 77, तीन मिट्टी के घड़ों को ए बी सी नाम दिया गया है। ए में कुछ घोंगे हैं, बी में कुछ शैवाल तथा सी में कुछ घोंगे व कुछ शैवाल प्रविष्ट किए गए हैं। उपरोक्त तीनों में से कौन सा अधिक समय जीवित तक रहेगा, तो वह रहेगा सी घड़े के, ऑप्शन बी वह सी घड़े के, क्योंकि सी घड़े में घोंगे भी डाले गए हैं और शैवाल भी डाले गए हैं और यह एक दूसरे के पूरक होते हैं, इसलिए सी घड़े के सबसे अधिक समय तक जीवित रहेंगे, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 78, यदि कोई ग्रह सिकुड़ना शुरू कर दे तो जी का मान डॉट डॉट डॉट, तो जी का मान बढ़ने लगेगा, ऑप्शन ए जी का मान बढ़ने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 79, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन द्रव्यमान के अनुसार हमेशा डॉट 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 के अनुपात में मौजूद होते हैं, तो हमेशा 14:3 के अनुपात में मौजूद होते हैं, ऑप्शन सी 14:3। क्वेश्चन नंबर 80, सौर ऊर्जा को अत्यधिक गर्म बनाने के लिए एक छोटे बिंदु पर हजारों दर्पण या वक्र धातुओं के उपयोग द्वारा केंद्रित किया जाता है, यह इसमें होता है, तो यह होता है सौर भट्टी में, ऑप्शन ए सौर भट्टी में। क्वेश्चन नंबर 81, विषम को चिन्हित कीजिए, तो इसमें समुद्री घोड़ा यह कशेरु की है, फ्लाइंग मछली यह भी कशेरु की है, जेलीफिश यह एक अकशेरु की है, तो यह एक विषम है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। रोहू भी कशेरु की है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जेली फिश। क्वेश्चन नंबर 82, जड़ और पिरोय के शीर्ष पर उपस्थित ऊतक है, तो जड़ और पिरोय के शीर्ष पर उपस्थित ऊतक है विभोज्य विभोज्य ऊतक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 83, गति का प्रथम नियम डॉट 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 की परिभाषा देता है, तो गति का प्रथम नियम विश्रांति की परिभाषा देता है, विश्रांति या जड़त्व की परिभाषा देता है, इसी को जड़त्व भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में पूर्ण संयोजी कोष और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होते हैं, तो यह होते हैं आवर्त सारणी के समूह 18 में, ऑप्शन वी समूह 18 में। क्वेश्चन नंबर 85, पादप ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, तो वह दो प्रकार के होते हैं विभोज्य ऊतक एवं स्थायी ऊतक, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 86, 12 प्रतिरोध वाली तार को दुगना कर दिया जाता है, तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए, तो तार का नया प्रतिरोध होगा 48 प्रतिरोध, ऑप्शन सी 48 प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 87, अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए हमें आहार में इसे सम्मिलित करना चाहिए, तो इसमें हमें सम्मिलित करना चाहिए विटामिन ए को, ऑप्शन डी विटामिन ए को। क्वेश्चन नंबर 88, तत्व एक्स चतुर्संयोजक और तत्व वाई द्विसंयोजक है, इन दो तत्वों द्वारा बना
यौगिक डॉट 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 होगा। तो वह होगा XY2, ऑप्शन ए XY2। क्वेश्चन नंबर 89, सौर ऊर्जा संग्राहकों में अधिकतम दक्षता प्राप्त होती है, तो वह होती है पैराबोलिक डिस्क कलेक्टर में, ऑप्शन बी पैराबोलिक डिस्क कलेक्टर में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 90, परिपथ से होकर प्रवाहित होने वाली धारा के मापन में प्रयुक्त होने वाले यंत्र को डॉट 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 कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है अमीटर, ऑप्शन डी मीटर। क्वेश्चन नंबर 91, नीचे उल्लेखित परिस्थितिकी तंत्र के दो घटक अजीवीय हैं, उन्हें पहचानिए। यानी कि अजीवीय यानी कि उसमें जीवन नहीं होता है, तो वह है जलवायवीय कारक और अजैव पोषक, ऑप्शन डी जलवायवीय कारक और अजैव पोषक। क्वेश्चन नंबर 92, लाल गर्म स्थिति में लोह वाष्प के साथ प्रतिक्रिया कर यह बनाता है, तो यह बनाता है लोहा सेकंड और थर्ड और ऑक्साइड, लोहा सेकंड और थर्ड ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 93, 1 किलोवाट बराबर क्वेश्चन मार्क, तो 1 किलोवाट बराबर 1000 जूल प्रति सेकंड, ऑप्शन डी 1000 जूल प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 94, ध्वनि का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है, तो वह है यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर, शायद यहाँ 94 डबल हो गया, चलो उससे कोई दिक्कत नहीं, आप ही लोगों को फायदा होगा एक क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 94, जहाजों में क्या मापने के लिए यूको लोकेशन का उपयोग किया जाता है, तो जहाजों में पानी की गहराई मापने के लिए यूको लोकेशन का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 95, अधिकांश वनस्पति उद्यानों के पास इनके भी बैंक हैं, तो वह बीज के बैंक होते हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 96, एक व्यक्ति के स्वाध्याय पर निम्न में से किसका दीर्घकालिक प्रभाव होता है, तो वह होता है वृक्क रोग का, ऑप्शन बी वृक्क रोग का। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है, तो श्वसन में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकती है, तो पोटेशियम जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकती है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार है, तो थैलेसीमिया एक अनुवांशिक विकार है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से कौन सा विकासित सूक्ष्मदर्शी का हिस्सा नहीं है, तो हैंड लेंस विकासित सूक्ष्मदर्शी का हिस्सा नहीं है। इस प्रकार हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए। तो मुझे काफी टाइम से प्यास लगी थी, लेकिन मैंने यह संकल्प लिया था कि मैं जब तक 100 क्वेश्चन नहीं कंप्लीट करूंगा मैं पानी नहीं पीऊंगा। चलिए अब मैं थोड़ी पानी पीता हूँ, उसके बाद हम 101 से फिर से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, निम्न में से कौन सी कोशिकाएं प्रत्येक 120 दिन में नवीनीकृत हो जाती हैं, तो वह हो जाती हैं लाल रक्त कणिकाएं, ऑप्शन ए लाल रक्त कणिकाएं। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन सा चूर्णवार मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है, तो एंटीडोन चूर्णवार मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 103, काष्ठीय पौधों का सबसे बाह्य आवरण निम्न से बना होता है, तो काष्ठीय पौधों का सबसे बाह्य आवरण मृत कांग कोशिका से बना होता है, ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 104 रबी मौसम के दौरान कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं और रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं। तो यह है गेहूं और सरसों रबी मौसम की के दौरान यह फसलें बोई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 105 निम्नलिखित में से कौन रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है? तो वह करता है एब्सिसिक अम्ल, ऑप्शन डी एब्सिसिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 106 एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है? तो अब जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो उससे लवण और जल उत्पन्न होता है, ऑप्शन ए लवण और जल। क्वेश्चन नंबर 107 वसा या तेल युक्त भोजन में बदबूदार गंध को विकसित होने से रोकने के लिए उसमें मिलाए जाने वाले पदार्थ हैं। तो वह है प्रतिऑक्सी कारक, ऑप्शन डी प्रतिऑक्सी कारक। यहाँ थोड़ी थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है तो आप इसको बदबूदार सही से लिख सकते हैं। खैर मैंने पढ़ के तो बता दिया है, आप लोगों को दिक्कत तो होगी नहीं, तो यहाँ बदबूदार आप लोग कर लेना। क्वेश्चन नंबर 108 वृक्कों की निस्पंदन इकाइयां कहलाती हैं? तो वह कहलाती हैं वृक्काणु, ऑप्शन डी वृक्काणु। क्वेश्चन नंबर 109 बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं जो स्वतंत्र गेमेटोफाइटा और स्पोरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनकी संवहनी पौधों सहित आमतौर पर सामान्य विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। तो वह की जाती है टेरिडोफाइटा की, ऑप्शन ए टेरिडोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 110 जब एक वस्तु पानी में डाली जाती है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है, तो इस बल को क्या कहते हैं? तो इस बल को कहते हैं उत्प्लावन बल, ऑप्शन सी उत्प्लावन बल। क्वेश्चन नंबर 111 खेती में बीज बोने के लिए ट्रैक्टर के साथ उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए? तो वह है बीज वपित्र, ऑप्शन डी बीज वपित्र। क्वेश्चन नंबर 112 वोल्टेज की इकाई निम्न है? तो वोल्टेज की इकाई है वोल्ट, ऑप्शन सी। यहाँ थोड़ी टाइपिंग में ये ऑप्शन मिस्टेक हो जाते हैं तो उसकी आप दिक्कत मत मानना। तो यहाँ है आंसर ऑप्शन सी, वोल्टेज की इकाई वोल्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 113 समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है? तो समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी तथा वस्तु के आकार के समान होता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 114 निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय है? आघात वर्धनीय का पहले तो आप मतलब समझिए, यानी कि उसको पतला या चपटा करके उससे चीजें बनाई जा सकती हैं, उसे आघात वर्धनीय कहलाती हैं। तो वह है एजी, ऑप्शन सी। सॉरी यहाँ ऑप्शन सी एजी, एजी मतलब चांदी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 115 द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? तो द्रव्यमान की परिभाषा है किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 116 धात्विक ऑक्साइड यानी कि धात्विक ऑक्साइड है तो धात्विक ऑक्साइड क्या करती है? तो धात्विक ऑक्साइड लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देती है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 117 जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका के भीतर का भाग बनाता है, तो वह होता है जीव द्रव, ऑप्शन बी जीव द्रव। क्वेश्चन नंबर 118
पुरुषों में वृषण कोश शरीर के बाहर क्यों होता है? तो पुरुषों में वृषण कोश शरीर के बाहर इसलिए होता है ताकि जो हमारे वृषण में शुक्राणु निर्माण के लिए शुक्राणु बनते हैं, तो उसके निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 119। कार्य कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होना चाहिए, उनमें से एक है, तो वह है वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। ऑप्शन डी, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 120। आ आ आबंधु आबंधु बिंदु बिंदुकता, सॉरी मुझसे बोलते नहीं बनता है तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे थोड़ी अटपटे होते हैं। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्न में से किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो बिंदुकता का दोष दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 121। जे चैडविक ने एक उप परमाणविक कण की खोज की, उस कण की विशेषताएं क्या हैं? तो उस कण की विशेषताएं, इसमें सार्थक द्रव्यमान है तथा कोई आवेश नहीं है। ऑप्शन डी, इसमें सार्थक द्रव्यमान है तथा कोई आवेश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 122। एक विशिष्ट प्रकार कर रही समान कोशिकाओं का समुच्चयन इससे बना होता है, तो वह बना होता है एक ऊतक से। ऑप्शन सी, एक ऊतक से। क्वेश्चन नंबर 123। सभी परमाणुओं में पाए जाने वाले शिस्तर नकारात्मक आवेश वाले कण हैं, तो वह हैं इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 124। पौधों और पशु कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, पौधे और पशु कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, यह इनके द्वारा कहा गया है, तो यह कहा गया है स्लाइडेन और स्वान द्वारा। ऑप्शन ऑप्शन सी, स्लाइडेन और स्वान द्वारा। ऑप्शन सी। थोड़ी यहाँ ये निशान गलत लग जाते हैं तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, तो इसको आप इग्नोर करना। तो मैं साथ में बोलते भी जा रहा हूँ कि ऑप्शन सी, और पढ़ के ऑप्शन भी सुना रहा हूँ जिससे आप लोगों को कोई मिस्टेक नहीं होगी। स्लाइडेन और स्वान। क्वेश्चन नंबर 125। 125। शुक्राणु का निर्माण डॉट 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 में होता है, तो शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 126। मांसपेशियों को हड्डियों से डॉट 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 जोड़ता है, तो मांसपेशियों को हड्डियों से कांडरा जोड़ता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 127। नासा मूठ तथा कानपाली पर पाए जाने वाले एक प्रकार के संयोजी ऊतक का नाम बताइए, तो वह है उपास्थि संयोजी ऊतक। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 128। पृथक्करण तकनीक जिसमें अपकेंद्रण अंतर्निहित होता है के लिए कौन सा सिद्धांत उपयुक्त है? तो इसके लिए है घने कणों को बलपूर्वक केंद्र में रखा जाता है जबकि हल्के कण किनारे पर रहते हैं, तो ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, यह अपकेंद्रण अंतर्निहित होता है। क्वेश्चन नंबर 129। आवेगों को तंत्री कोशिकाओं के कोशिका पिंड की ओर लाते हैं, तो वह लाते हैं पार्श्व तंतु। ऑप्शन ए, पार्श्व तंतु। क्वेश्चन नंबर 130। इस उपकरण का इस्तेमाल मैदान से खरपतवार हटाने के लिए किया जाता है, तो वह किया जाता है कल्टीवेटर का। ऑप्शन डी, कल्टीवेटर का। क्वेश्चन नंबर 131। अंतःस्रावी ग्रंथियों को इस नाम से भी जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है नालिका विहीन ग्रंथि। ऑप्शन ए, नालिका विहीन ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 132। जब एक वस्तु स्थित हो तो उत्तल लेंस को बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, आभासी एवं सीधा
होगा? तो वह होगा F1 और 0 के बीच। ऑप्शन बी, F1 और 0 के बीच। क्वेश्चन नंबर 133, निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो बिजली एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 134, जिम्नोस्पर्म को सामान्यतः बीजधारी कहा जाता है क्योंकि इसमें पुष्प का अभाव होता है तथा इनके बीजों का विकास किसी विशिष्ट जनन अंग अंडाशय में नहीं होता है, बल्कि वे पादप की जनन संरचनाओं की सतह पर ही विकसित होते हैं। तो वह होते हैं नग्न। ऑप्शन बी, नग्न। क्वेश्चन नंबर 135, सौर सेल इसे रूपांतरित करता है। तो सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 136, बीजों के अंकुरण में श्वसन को प्रदर्शित कर रहे प्रयोग में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है। तो वह किया जाता है बीजों द्वारा अवमुक्त जल वाष्प अवशोषित करने के लिए। ऑप्शन बी, बीजों द्वारा अवमुक्त जल वाष्प अवशोषित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 137, जीव विज्ञान की शाखा जो कि ऊतकों और उनके संगठन के अध्ययन से संबंधित है कहलाती है। तो वह कहलाती है ऊतक विज्ञान। ऑप्शन बी, ऊतक विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से कौन सा रिक्तिका का कार्य नहीं है? तो चलन एक रिक्तिका का कार्य नहीं है। ऑप्शन सी, चलन रिक्तिका का कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 137, जी का मान। तो जी का मान पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है। ऑप्शन बी, जी का मान पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है। क्वेश्चन नंबर 140, के प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं। तो वह होते हैं एंजियोस्पर्म के। ऑप्शन सी, एंजियोस्पर्म के प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किया जाने वाला लवण है। तो वह है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन सी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है? तो वह करता है गुलाब। ऑप्शन डी, गुलाब पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है। क्वेश्चन नंबर 143, शुक्राणु अस्थायी रूप से में रखे जाते हैं। तो शुक्राणु अस्थायी रूप से अधिवेशन में रखे जाते हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 144, धरती से टकराने से तुरंत पहले यदि 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 400 जूल है, इसे किस ऊंचाई से गिराया गया था? जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड टू घर्षण नगण्य है। तो यह 20 मीटर ऊपर से गिराया गया होगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 145, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का अपेक्षित आणविक द्रव्यमान क्या है? तो वह है 64 U। ऑप्शन सी, 64 U। क्वेश्चन नंबर 146, पात्र की दीवारों पर ग्रेसें दबाव क्यों डालती हैं? क्योंकि ग्रेस अणु उच्च चाल में निरंतर गति में होते हैं। ऑप्शन ए, क्योंकि ग्रेस अणु उच्च चाल में निरंतर गति में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 147, जब साइकिल की ट्यूब में वायु भर जाती है तो यह ट्यूब फूल जाती है। ऐसा होता है क्योंकि वायु दबाव डालती है। ऑप्शन बी, वायु दबाव डालती है। क्वेश्चन नंबर 148, एक माध्यम में एक ध्वनि तरंग का तरंग दैर्ध्य कितना है जिसकी आवृत्ति 840 हर्ट्ज और गति 380 मीटर प्रति सेकंड है?
तो y है 0.45 मीटर। ऑप्शन सी 0.45 मीटर। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से कौन चूर्ण प्रवार मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है? तो वह एंटीडोन चूर्ण प्रवार मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 150 और आज के हमारे माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 के प्रैक्टिस सेट 2 का अंतिम प्रश्न। काष्ठीय पौधों का सबसे बाह्य आवरण निम्न से बना होता है। तो वह बना होता है मेतकांग कोशिका से। ऑप्शन ए मेतकांग कोशिका से। इस प्रकार से हमने माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का प्रैक्टिस सेट 2 कंप्लीट किया, जिसमें हमने भाग आ में 30 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के लिए और 120 क्वेश्चन भाग बा में। मात्र यह विज्ञान संकाय का प्रैक्टिस सेट है, इसलिए विज्ञान संकाय के क्वेश्चन लिए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, और इसमें यह जो मैं प्रैक्टिस सेट प्रदान करता हूँ, इसमें जितने भी प्रैक्टिस सेट आते हैं, जितनी भी किताबें आती हैं, उन सबका निचोड़ इन प्रैक्टिस सेटों में होता है, क्योंकि मैं इसमें सभी किताबों से चुन चुनकर एक एक क्वेश्चन फिर उसके बाद में यह प्रैक्टिस सेट बनाता हूँ। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।